युवराज के कॉल करते ही रॉबिन अपनी टीम के साथ सुहानी के मोबाइल के लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सभी लोग सुहानी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सुहानी वहां पर नहीं थी। ये देखकर रॉबिन की हालत खराब हो जाती है। उसे पहले युवराज ने वार्न किया था। तभी रॉबिन की नजर रोड पर पड़े सुहानी की मोबाइल पर जाती है। वहां से कुछ ही दूर गार्ड्स को राघव बेहोशी की हालत में मिलता है। रॉबिन अब समझ चुका था कि जिसका डर था वही हुआ है। वो अपनी टीम से कहकर राघव को हॉस्पिटल भिजवा देता है। इस वक्त रॉबिन किसी हद तक घबराया हुआ था। ये वही जानता है। उसे पता था कि अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो युवराज उसे नहीं छोड़ेगा। उस जगह की अच्छे से तलाशी लेने के बाद रॉबिन को वहां कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो घबराकर ऊपर देखते हुए कहता, ओह गॉड, प्लीज सुहानी मैडम सेफ हूँ, वरना युवराज सर मुझे आपके पास पहुंचा देंगे। इधर निशा और विवेक डाइनिंग टेबल पर बैठे सुहानी का इंतजार कर रहे थे। निशा दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहती, यार सुहानी कितने टाइम के गई है? 1 घंटे में वापस आने वाली थी, अब 2 घंटे हो चुके हैं। विवेक भी सामने लगी घड़ी को देखकर कहता है, अभी तक तो सुहानी को आ जाना चाहिए था, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। ये कहकर विवेक अपना मोबाइल निकालकर सुहानी को कॉल करने लगता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। विवेक निशा से कहता है, सुहानी फोन नहीं उठा रही है। अब विवेक और निशा को सुहानी की फिक्र हो रही थी। विवेक कहता है, हमें कॉलेज जाकर सुहानी को देखना चाहिए। निशा और विवेक फौरन उठकर वहां जाने लगते हैं। तभी शुभ्रा से पीछे से उन्हें आवाज लगाते हुए कहती, बेटा नाश्ता तो करते जाओ। लेकिन वो दोनों इतनी जल्दी में थे कि उन्हें शुभ्रा की बात सुनाई ही नहीं देती और वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे के बाद निशा और विवेक मायूसी के साथ वापस युवराज के घर आ जाते हैं। घर में आते ही उनकी नजर अर्नब पर पड़ती है, जो शुभ्रा और रॉबिन से कुछ पूछताछ कर रहा था। अर्नब को देखकर उन दोनों के मन में किसी अनहोनी का डर होने लगता है। वो दोनों फिर 1 सेकेंड गंवाए बिना भागते हुए अर्नब के पास पहुंच जाते हैं। निशा अर्नब से कहती है, एएसपी सर, क्या आप यहाँ सुहानी को ढूंढने आए हैं? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता चला? अर्नब शांत होकर कहता है, हम सुहानी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही मिल जाएगी। विवेक शक करते हुए अर्नब से कहता है, लेकिन हुआ क्या है सर? विवेक के इस सवाल पर अर्नब खामोश रहता है, लेकिन रॉबिन थोड़ा घबराते हुए कहता है, सुहानी मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। रॉबिन की बात सुनकर निशा और विवेक सख्ते में आ जाते हैं और कुछ देर वो वैसे ही अवाक खड़े रहते हैं। ये देखकर अर्नब विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, सुहानी बिल्कुल ठीक होगी। अर्नब ये कह ही रहा था, तभी विला के बाहर बड़ी स्पीड से चलती हुई एक कार आकर रुकती है। उस कार की आवाज सुनते ही डर से रॉबिन के हाथ पांव फूल जाते हैं। अगले ही पल युवराज बड़ी तेजी से घर के अंदर आता है। लिविंग एरिया में निशा, विवेक, अर्नब, शुभ्रा और रॉबिन थे। युवराज गुस्से में लिविंग एरिया में आता है और आते ही रॉबिन की तरफ बढ़ने लगता है। उसे सामने देखकर रॉबिन और भी ज्यादा घबरा जाता है। युवराज रॉबिन के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में उसके नजदीक जाकर कहता है, मैंने कहा था ना, 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। युवराज को ऐसे रिएक्ट करते देखकर सभी घबरा जाते हैं। रॉबिन की हाइट युवराज से थोड़ी ज्यादा ही थी और वजन में वो युवराज से 2 गुना था। दिखने में रॉबिन WWE का कोई रेसलर लगता था, लेकिन गुस्से में युवराज के कॉलर पकड़ने से वो ऊपर से नीचे तक हिल रहा था। ये देखकर अर्नब के साथ वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे। अर्नब और बागी के बॉडीगार्ड्स रॉबिन को युवराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाते। रॉबिन डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। युवराज की फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी, इसलिए किसी का भी उस पर जोर नहीं लग रहा था। कुछ ही देर के बाद युवराज रॉबिन को पीछे धक्का देकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। निशा और विवेक युवराज का ये रूप देखकर दंग रह गए थे। इससे पहले उन्होंने युवराज को कभी अपना गुस्सा इस तरह से एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा था। इनफैक्ट नॉर्मली युवराज के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता था। दूसरी तरफ रॉबिन डर से थर थर कांप रहा था। आज पहली बार उसे युवराज की फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा हुआ था, जो कि उससे कई गुना ज्यादा थी। इधर युवराज बेचैन होकर अपने कमरे के अंदर आ जाता है। गुस्से में वो कमरे के सामान को इधर उधर फेंकने लगता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। वो इस वक्त सुहानी के लिए बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो जानता था कि समायरा उससे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो सुहानी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। युवराज गुस्से में अपने पैर से जूते निकालकर अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ फेंक देता है, जिससे ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूट जाता है और युवराज की नजर उस टूटे हुए मिरर पर जाती है। वो एक बार मिरर को देखता है और एक बार अपने जूते को। युवराज अपनी आंख बंद करके एक गहरी सांस लेता है। अब वो कुछ शांत लग रहा था। युवराज पास रखे लैपटॉप में आज का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिसमें सुहानी घर से बाहर जा रही थी।
उसे देखकर युवराज का चेहरा फिर से एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। युवराज फौरन अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ता है। उसे बाहर जाते देखकर रॉबिन उसके पास जाता है और उससे कहता, सर मैं भी। युवराज उसे गुस्से में एक नजर देखता है और रॉबिन खामोश होकर वहीं रुक जाता है। युवराज अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। निशा, विवेक और शुभ्रा उसे बस जाते हुए देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ सुहानी को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बंद कमरे में है जहां एक बल्ब से पीली रोशनी आ रही है। होश में आते ही सुहानी को अपना हाथ बंधा हुआ महसूस होता है। वो देखती है कि वो एक लकड़ी की उस कुर्सी पर बैठी है और उसका हाथ पीछे से बंधा है। उसकी पूरी बॉडी भी उसी कुर्सी से बंधी थी। ये सब देखकर सुहानी काफी घबरा जाती है। सुहानी घबराती हुई आवाज में कहती है, कौन है यहाँ? सुहानी के कई बार आवाज लगाने के बाद उस बंद कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में वहां से समायरा अंदर आती है। अंदर आकर समायरा डेविल स्माइल के साथ कहती है, अरे तुम इतनी जल्दी जाग गई। नॉर्मली मेरे जादू से बेहोश लोगों को जागने में 12 से 24 घंटे तक लग जाते हैं। समायरा सुहानी के पास एक कुर्सी पर रखकर उसमें बैठ जाती है और आगे कहती है, तुम में जरूर कोई बात है। मेरा वशीकरण तुम पर काम नहीं किया और तुम होश में भी बड़ी जल्दी आ गई। चलो अब होश में आ ही गई हो तो मैं तुमसे कुछ बातें कर लेती हूँ। वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बातें कर सकूं। सुहानी घबराते हुए कहती है, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? समायरा रिलैक्स होकर कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मुझे बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहिए। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, बॉयफ्रेंड? समायरा कहती है, हाँ, युवराज दीवान। सुहानी समायरा की बात नकारते हुए कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सुहानी की बात सुनकर समायरा को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा, वो हर बार तुम्हें बचाने आ जाता है, उसने तुम्हें अपने घर में रखा है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? सुहानी थोड़े गुस्से से कहती है, तुम्हें युवराज सर से क्या चाहिए? समायरा अपने उसी अंदाज में कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी जान। ये सुनकर सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो डर से हकलाते हुए कहती है, तो तुम ये युवराज सर को क्यों मारना चाहती हो? क्यों? सुहानी का ये सवाल सुनकर समायरा के चेहरे पर स्माइल चली जाती है, उसके जगह गुस्से के भाव आ जाते हैं। समायरा सुहानी को घूरते हुए कहती है, अपनी माँ का बदला लेने के लिए उस युवराज की वजह से आज मेरी माँ एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुहानी भी ऊंची आवाज में कहती, युवराज सर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। समायरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, युवराज का मरना तो तय है, चाहे वो मेरे हाथों से मरे या उस साये के हाथ से। सुहानी हैरानी से कहती, क्या मतलब? समायरा सुहानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। आज से 5 महीने बाद वो साया युवराज को मार देगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लेगी। इससे युवराज तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसकी सारी शक्तियाँ उस साये की हो जाएगी। फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इससे पहले कि वो साया युवराज को मारे, मुझे युवराज को खत्म करना होगा और तभी वो साया भी खत्म हो जाएगा। समायरा की बातें सुनकर जैसे सुहानी का दिल का धड़कन रुक जाती है। वो शॉक्ड होकर वहीं बैठी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि युवराज की जान को इस हद तक खतरा है। समायरा सुहानी की ये हालत देखकर कुछ नहीं कहती। उसे बस कल सुबह का इंतजार था। वो कल युवराज को वहां बुलाकर उसे मार देना चाहती थी। समायरा जानती थी कि अगर वो युवराज को मारने की कोशिश करेगी तो वो साया उसे बचाने जरूर आएगा। रात को वो साया और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता था, इसलिए समायरा ने इस काम के लिए दिन का ही वक्त चुना था। समायरा ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक जोर की आवाज आती है और कमरे का दरवाजा दीवार से अलग होकर कमरे के अंदर आ जाता है। समायरा और सुहानी दोनों की नजरें उस आवाज की तरफ जाती है। वो दरवाजा अब बुरी तरह से टूट गया था। अगले ही पल युवराज उस कमरे के अंदर आता है। उसे देखकर सुहानी शांत और समायरा हैरान रह जाती है। समायरा समझ नहीं पा रही थी कि युवराज यहाँ तक कैसे पहुंच गया। कमरे के अंदर आते ही सबसे पहले युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। जब वह सुहानी को सही सलामत देखता है तो उसके मन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुहानी को इस तरह से बंधा हुआ देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सुहानी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे समायरा की आवाज सुनाई देती है, ऐसी गलती मत करना। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगती है। इतना सुनते ही युवराज के कदम रुक जाते हैं और वो समायरा को देखने लगता है। समायरा आगे कहती है, उसके पास जाने से पहले जरा उसके आसपास तो देख लो। युवराज सुहानी के चारों तरफ देखने लगता है। सुहानी जिस कुर्सी पर बंधी हुई थी उसके चारों तरफ लाल पाउडर से एक घेरा बना हुआ था। समायरा आगे कहती है,
अब अगर तुमने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। ये सुनकर युवराज का चेहरा गुस्से से और भी लाल हो जाता। वो समायरा को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। समायरा भी गुस्से में कहती है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ। ये कहते ही समायरा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। युवराज कहता, तुम्हारी माँ मुझे मारने आई थी, तुम देख चुकी हो कि मुझे मारने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करो, वरना तुम उसे रोक नहीं पाओगी, और ना मैं ही। ठीक है, आज ये भी देख लेते हैं। ये कहकर समायरा पास के टेबल पर रखा एक कटार अपने हाथ में ले जाती है और एक मंत्र पढ़ते हुए उसे युवराज की तरफ फेंक देती है। ये एक अभिमंत्रित कटार था जिसे समायरा ने युवराज को मारने के लिए बनाया था। जैसे ही समायरा वो कटार युवराज की तरफ फेंकती है, सुहानी चीखते हुए कहती है, युवराज सर। युवराज समायरा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटार बड़ी तेजी से उसके पास आ जाती है। युवराज के चेहरे के ठीक सामने आते ही वो कटार रुक जाता है। उस कटार के रुकते ही युवराज डिसअपॉइंट होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। समायरा भी अब समझ गई थी कि उसने गलत वक्त पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सुहानी जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज वहां सही सलामत खड़ा था, लेकिन युवराज के पीछे वो साया जमीन से हवा में था। वो साया साइज में युवराज का 4 गुना था और बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। समायरा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो साया समायरा की तरफ बढ़ता है और उसे हवा में उठाकर नीचे पटक देता है। इधर युवराज सुहानी के पास जाता है और उस पर बंधी रस्सी को खोल देता है। रस्सी को खोलते ही युवराज सुहानी को गले से लगा लेता है। सुहानी भी डर से युवराज की बाहों में सिमट जाती है। युवराज सुहानी को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। वो आज सुहानी को लेकर बहुत ज्यादा डर गया था। सुहानी अबू साय के वहां होने के बावजूद युवराज की बाहों में ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में युवराज को समायरा का ख्याल आता है। वो अपने सामने देखता है। वो देखता है कि वो साया समायरा को पूरी तरह से घायल कर चुका था। वो समायरा को एक पल में ही मार सकता था, लेकिन इस वक्त वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था, मानो वो समायरा को मौत से भी बदतर सजा देना चाहता हो। समायरा अब अपनी मौत के एकदम नजदीक आ चुकी थी। उस साये को रोकने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। समायरा वहां एक दीवार के सहारे खून से लथपथ पड़ी हुई थी और वो साया उसके ठीक सामने खड़ा था। तभी उस साये से एक हाथ की उंगलियों के नाखून बाहर आता है और वो समायरा को मारने के लिए उसके और करीब जाने लगता है, लेकिन तभी वो साया रुक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, या कोई उसे समायरा के पास जाने से रोक रहा। वो साया तुरंत युवराज की तरफ मुड़ता है। युवराज उस साये को पूरी जोर लगाकर देख रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां अब लाल थी। क्या युवराज उस साये से समायरा को बचा पाएगा, या वो साया आज समायरा को अपना शिकार बना ही लेगा? आगे की कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे की कहानी एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर होने वाली है।